हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर और 110% इस पेपर को आप तैयार कर लेते हो तो ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 29 फरवरी को बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, आप इसको सिर्फ तैयार करके चले जाना। ये 824 ईपी का बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, इसका पूर्णांक 70 है और समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में 98% लाकर स्टेट लेवल में अपना रैंक हासिल करना है। ठीक है, इसके लिए हमें इस पूरे पेपर को हल करना पड़ेगा। तो ये है विज्ञान 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर और ये कुछ निर्देश दे दिए जिसे मैं नहीं पढ़ूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले इसमें खंड अ मिलता है जिसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे और इसका आंसर हमें OMR सीट पे प्रोवाइड करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए बोर्ड हमें 1 घंटे का समय प्रोवाइड करती है और एक क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें 3 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें उपखंड क मिलता है जिसमें भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। दे रखा है कि एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दे रखा 50 सेमी होगी कि 100 सेमी होगी कि 25 सेमी होगी कि 20 सेमी होगी। ठीक है, तो सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो ये लेंस की क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के लिए F बराबर 1/d सूत्र होता है। ठीक है, d को किस में रखते हैं, मीटर में। अब इसमें कितना दे रखा है, क्षमता 1 डायोप्टर। ठीक, d की जगह पे क्या रख देंगे, 1/1। जब 1/1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 मीटर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि मीटर में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, मीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेमी में। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है, 100 सेमी होता है। ठीक है, तो 1 गुणित 100 बराबर कर दोगे तो F बराबर आपकी कितना आ जाएगा, 100 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे रखा है कि 50 सेमी, 100 सेमी, 25, 20, तो हमारा 100 सेमी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम मीटर को किस में बदल दिया, सेमी में। इसके बाद दे रखा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 मीटर है, 2.5 सेमी है, 25 सेमी है, 2.5 मीटर है। अब हम जानते हैं कि स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेमी। ठीक है, ये नहीं कि आप 25 मीटर पहला दिया तो पहले ही मार्कर चले आए, 25 जानते हो सिर्फ। सेमी, इसकी मात्रक को भी देख लेना क्या लगा है, सेमी लगा है कि मीटर लगा है कि मिलीमीटर लगा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता, निरंतर परिवर्तित होता है। अब देख लो आप क्या करोगे कि अगर ये एक वायर है, ठीक है, इसमें वैद्युत धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है वैद्युत धारा। अगर इसको हम छोटा कर देंगे, यहां से यहां तक कर देंगे, तो जो जैसे मैं इसमें कितना धारा प्रवाहित कर रहा हूं, मान लो 20 वोल्ट की धारा प्रवाहित कर रहा हूं। जब हम इतने तार में 20 वोल्ट का धारा प्रवाहित करते, जब इसको छोटा करेंगे तो इसमें जो धारा की मान वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी। हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A। ठीक है, अब यहाँ पे लघु पतन यानी कि हम जब लंबाई को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध भी उसका कम होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, वैद्युत धारा क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होता है, सरल रेखा, वृत्त रेखा, अर्धवृत्त, लगातार दिशा बदलती रेखा। ठीक है, इसमें जो होगा एक सरल रेखा होता है, जो इसका विभवांतर होता है, विभवांतर भी और धारा I के बीच की जो ग्राफ होती है वो एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा होती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I तथा लंबाई L को लंबवत B की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उस पर लगने वाला बल है। तो हम जानते हैं कि इस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, IBL। अगर इसमें थीटा दिया है, लंबवत रखा है, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे एक चीज ये बोल रखा है, IBL साइन थीटा सूत्र तो होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि लंबवत रखा गया है, तो लंबवत के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, 90 डिग्री का जो मान होता है साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अगर यहाँ पे आप 1 रख दोगे तो F बराबर आपका क्या निकल जाएगा, IBL केवल निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है, I/BL, B/IL, IBL, L/BI। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, IBL। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है,
ये दे रखा कि कोई एक तार है जिसकी लंबाई है, ठीक है, टी गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। हम जानते हैं आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। अब इसका बोल रखा है कि प्रारंभिक लंबाई की टी गुना कर देने पर, मान लेते हैं लंबाई एल है और इसका टी गुना हम क्या कर देंगे 3L। तो हमारा R1 बराबर हो जाएगा क्या रो इंटू इसकी जो लंबाई वो कितना कर दिया 3L अपान ए। अब जानते हैं कि रो इंटू एल बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं आर, तो यहाँ पे रो इंटू एल बाई ए है तो इसका R1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 तो है, इसी तरह लिख देंगे रो इंटू एल बाई ए के, रो इंटू एल बाई ए की जगह क्या है आर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आर, यानी जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो गया टी गुना हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखा 9 गुना होगा कि टी गुना होगा कि 1/9 गुना होगा कि 1/3 गुना होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये तो हमने ऐसा क्वेश्चन आया था अभी आगे, ये सरल रेखा होगा। इसके बाद यहाँ से उपखंड ख चालू हो जाता है जिसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 8वां है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 0 होता है। ठीक है, ये जो होता है ये 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 होता तो क्या होता है, और 7 से अधिक जब होता है तो वो कौन सा विलयन होता है। ठीक है, वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन की सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो अम्लीय विलयन की अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है 2, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2H+। ठीक है, ये 2 क्या है इसकी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9वें का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि यूरेनियम है क्षार धातु, अधातु, रेडियो एक्टिव तत्व की गैस है। तो आपकी जो ये है ना ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, यूरेनियम क्या है एक रेडियो एक्टिव तत्व है। 11 नंबर क्वेश्चन की H2SO4 की जलीय विलयन का पीएच मान होता है 2 होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये अम्लीय विलयन है, ठीक है, अम्लीय विलयन होता है H2SO4, ये जब भी होगा 7 से कम होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे जो विरंजक चूर्ण है ना ये क्या करता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाली कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया, चीनी, एसिटिलीन, मेथेन। तो यूरिया सबसे पहले बनाया गया था, यूरिया का क्या सूत्र था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड यहाँ से शुरू हो जाता है उपखंड ग। ठीक है, उपखंड ग में आपका जीव विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। दे रखा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने में, भोजन का वहन करने में, अमीनो अम्ल का वहन करने में, ऑक्सीजन का वहन करने में। ठीक है, तो आपका ये जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी के लिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो पूरी सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है, हर एक वीडियो के वायरल पेपर मैं आपको देता हूं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप इसमें मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए ये हमको पूछ रखा है। ठीक है, तो इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए, यानी कि इसमें से सभी। ठीक है, अगर आपका मस्तिष्क ही खराब हो जाता है तो आप बहुत कोई काम भी नहीं कर पाते हो, इसलिए ये बहुत सभी के लिए जरूरी है। 16 नंबर क्वेश्चन की पराग कोष में होते हैं वाहदल, अंडाशय, अंडप की परागकण। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होते हैं परागकण, पराग कोष में क्या होते हैं परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यही आपका करेक्ट हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है कि रसारोहण है। तो ये आपकी प्रकाश संश्लेषण क्या होती है कि पादपों में वायु प्रदूषण को कम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर। यहाँ पे 18 नंबर दे रखा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम से, कार्टेक्स से, फ्लोएम से, मज्जा से। ठीक है, तो ये आपका फ्लोएम से होता है, किससे होता है फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब फ्लो यानी बहना, ये स्थानांतरण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन की पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है
एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। ठीक है, देखो जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है वो आपका एक्स और वाई होता है। ठीक है, और जो आपका मादा में यानी कि स्त्री में गुणलिंग सूत्र क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन की मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, 45 होती है कि 46 होती है कि 47 होती है? ठीक है, तो ये आप जानते हो कि 23 23 दो जोड़ी होती है, टोटल 46 संख्या होती है गुणसूत्रों की। अब यहां से शुरू होता है आपका खंड ब, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, और यहां से आपको 50 मार्क्स लाने और यहां से आपके नंबर कटने शुरुआत हो जाते हैं। आइए देखते हैं आंसर आपको कैसे लिखकर आना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसका उत्तर हमें लिखना है, ये देख लेते हैं आंसर शीट पे। यहाँ पे आपको डाल देना है खंड अ में उपखंड क। देखो नेत्र लेंस की क्षमता क्या है? ठीक है, आप अपने आंख को देखोगे, उसमें की जो लेंस है, ठीक है, उसके आगे एक ब्लैक कलर की इस तरह का पट्टी होगा। ठीक है, वो क्या करता है, जब आप अंधेरे में जाओगे तो ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जब आप उजाले में जाओगे, दिन में जाओगे, तो वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। ये क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, छोटा बड़ा होकर। ये क्रिया आंख में स्वतः ही होती है। ठीक है, तो यही बात है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करती है, समायोजित करता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि ज्यादा प्रकाश को नहीं जाने देता, ना ही कम प्रकाश आ जाता है, फैलकर लंबा हो जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश को हम शोषित कर सके और स्पष्ट चित्र को दिखा सके। ठीक है, तो यही आंख में आप देखोगे, अपने आंख में भी देखोगे, पूछ लेना किसी से दिखाकर कि जब आप बाहर जाओगे तो ब्लैक वाली छोटी होगी और जब आप अंदर आओगे तो अंधेरे में बड़ा हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है, यानी बड़ी छोटी करती है, कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। अब देखिए इसके हम लिए हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो एक तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख नंबर में कि आई बराबर हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर की धारा, एंड समय कितना दे रखा है, 10 मिनट। यहाँ पे टी बराबर कितना दे रखा है, 10 मिनट। ठीक है, समय टी बराबर 10 मिनट दे रखा है। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। अब हमें मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, मिनट को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, सेकंड होते हैं, तो हम इसमें 10 में क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, समय, ये सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, 10 का इसमें करोगे तो अब 600 सेकंड आ जाएगा। सिंपल है, यानी हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टी बराबर हमारा 600 सेकंड आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रखा है, आवेश पूछ रखा है। क्यू बराबर हम जानते हैं आई इंटू टी होता है। ठीक है, आवेश बराबर क्यू इंटू आई टी होता है। आई की वैल्यू कितना है, 0.5 एम्पियर, गुणित्य टी की वैल्यू कितना सेकंड है, 600 सेकंड है। अब देखो 1 0 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से क्या हो गया, 5, और यहाँ पे क्या बचा, केवल 60 है। आप ये जानते हो, या आप इस तरह से भी कह सकते हो, 0.5 में 10 का क्या कर दो, गुणा कर दो, 10 का भाग दे दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, एक 10 से एक 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5 गुणित 60। ठीक, चाहे जैसे आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना मोबाइल से भी कर लेना, देख लेना, आपका आ जाएगा ये कितना, 5 गुणित 60। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्यू बराबर आ जाएगा कितना, 5 गुणित 6, यानी 6 पंचे 30, 300, और ये आपका क्या है, कुलाम। ठीक है, इसका मात्रक आवेश का है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुलाम ही खोज किया था इनका, तो ये आपका क्यू बराबर कितना आ गया, 300 कुलाम। इस तरह से बिल्कुल सिंपल था, आसान था। ठीक, जहां न समझ में आए कमेंट कर देना, मैं डिटेल्स में समझाने की और भी कोशिश करूंगा। बिल्कुल आसान था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और क्या दे रखा है, दे रखा दूसरा नंबर पे कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस है 15 सेमी, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करना ये देख लेते हैं। आपको सबसे पहले इसमें जो जो वैल्यू दिया उसे लिख देना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोकस दूरी दे रखा है 15 सेमी, और लेंस कौन सा है, अवतल,
अवतल लेंस में जो फोकस होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा आपका -15 सेमी। ठीक है, इसका ट्रिक भी आप एक तैयार कर सकते हैं। एफ बराबर होता है अरुद। अरुद का मतलब अवतल में फोकस जो होती है ऋणात्मक होती है, उत्तल में धनात्मक होती है। ठीक है, यहां से हमारा एफ बराबर हो जाएगा -15 सेमी। अब इसके बाद क्या दे रखा है, लेंस से कितनी दूर पर रखिए कि उसका प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बने। प्रतिबिंब भी दे रखा है, कितना, 10 सेमी। अब ये जो प्रतिबिंब कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। इसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु के वर ही बनती है, वस्तु की तरफ ही बनती है। तो इसके प्रतिबिंब को हम किस में रखते हैं, ऋणात्मक में रखते हैं। ठीक है, यह आभासी सीधा बनता है, ये 10 सेमी हो गया। अब हमसे क्या पूछ रखा है इसमें, यहाँ पे वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर रखा है, यानी वस्तु की दूरी पूछ रखा है, यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर आपका क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब 1/f की वैल्यू कितना दे रखा, -15, तो -15 रख देंगे, बराबर 1/v की वैल्यू कितना है, -10। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा -1/u की वैल्यू कुछ नहीं तो u लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया और ये हो जाएगा आपका -1/15 बराबर -1/10 -1/u। अब -1/u को हम इधर भेजेंगे तो ये +1/u हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/u बराबर, अब ये जो है -1/15 जब इधर आएगा बराबर के पक्षांतर का, तो पक्षांतर का रूल कहता है कि अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। -1/10 और इसको इधर लाएंगे तो +1/15। अब इस दोनों में से हम लसा क्या लिख सकते हैं, 30 लसा ले सकते हैं। या तो आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इसका इधर इधर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको आसान लगे। तो 10 का जब भाग देंगे हम 30 में तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 10 त्याई 30 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसके बाद क्या चिन्ह है, वो चिन्ह लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है। फिर 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार में, 15 दूना 30, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/u बराबर -3 प्लस 2/30। अब जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस का, तो आपस में घट जाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही लिखते हैं। बड़ी संख्या 3 है तो हो जाएगा आपका -1/30। दो विपरीत चिन्ह थे तो 3 में से 2 गया, 1 बचा। और चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या का, -1/30। अब यहाँ पे 1/u को हम उल्टा कर देंगे तो u हो जाएगा। जब इसको हम उल्टा किए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये -30/1 हो जाएगा। 1 को लिखेंगे ही नहीं, तो u बराबर जो आपकी वस्तु की दूरी आ गई वो -30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। अब एक चीज हमसे और पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर होता है v/u। m बराबर v/u होता है और यहाँ पे v की वैल्यू दे रखा कितना, -10 सेमी। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे -10 सेमी और u वस्तु की दूरी हम कितना निकालिए, -30 सेमी। -30 सेमी माइनस माइनस से कट गया, 10 से कम 10, 10 त्याई के 30 बराबर आपका आ गया 1/3। ठीक है, अब इसका भाग भी दे सकते हो, 0.33 सेमी आ जाएगा इसका भाग देने पर। ठीक है, तो ये आपका आवर्धन आ गया -0.33 सेमी। इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, जैसे सिंपल है, बिल्कुल आसान, इस तरह से आपने हल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख बनाकर समझाइए। ठीक है, इससे पहले हम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है, ठीक है, वह दृष्टि दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु एक सीमित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम इमेज की सहायता से आपको समझा देते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, जैसे आपका एक सामान्य आंख है, ठीक है, इस तरह का आपका एक सामान्य आंख है, ये आपका आंख है और इसमें आंख में आपका उत्तल लेंस होता है और यहाँ पे जब हम एक अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को इस तरह से डालेंगे, सीधा बिल्कुल ये डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है कि अनंत से आने वाली प्रकाश को किरणों को ये जो उत्तल लेंस होता है आपका, ये एक बिंदु पर क्या कर देती है, फोकसित कर देती है इस तरह से।
और ये जो बिंदु है यहाँ पे ये आंख का रेटिना है। ठीक है, तो स्वच्छ आंख में इस तरह से इमेज बनता है यानी रेटिना बनता है। लेकिन आपको अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उस सिचुएशन में जो आपका इमेज बनेगा वो किस तरह का बनेगा ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये क्या करती है, जब ये अनंत से प्रकाश की किरणें इस तरह से आती हैं तो ये क्या करता है कि रेटिना पर इमेज न बनाकर इस तरह से आपका बनाएगा। कहाँ पे बना देगा, ये यहाँ पे बना देगा और ये जहां पे काटती है यहीं पे क्या बन जाता है, आपका इमेज बन जाता है। और रेटिना आपका क्या है, यानी रेटिना से पहले इमेज बना दे। इसी इमेज को हमें कहाँ पे बनाना, रेटिना पे बनाना। तो हम इसका निकट दृष्टि का निवारण कैसे करेंगे, ये देखो आप, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष की निवारण के लिए नेत्र के सामने चश्मे में एक अवतल यानी अपसारी लेंस का हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल इसे हम कैसे प्रयोग करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक नेत्र बना लेना इस तरह से जैसे आप बनाते हो। ठीक है, ये हमने एक नेत्र बना लिया और इसमें एक उत्तल लेंस लगा दिया इस तरह से, उत्तल लेंस। अब क्या करेंगे हम, इसमें अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों से डालने से पहले हम एक अवतल लेंस लेंगे। क्या लेंगे, अवतल लेंस। इस तरह से अवतल लेंस क्या होता है, इस तरह से होता है। अब यहां से हम अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, और आपका क्वेश्चन है तीसरा के बाद चौथा, किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब क्षेत्रफल तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। इसके कहने का मतलब कि एक जो तार है उसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है, उसकी लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल a है। और इसी तरह का एक और तार है जिसकी लंबाई L/2 है और उसका क्षेत्रफल 2a है। तो हमसे पूछ रखा है कि इसका प्रतिरोध तब क्या होगा, इसका 4 दिया लेकिन इसका क्या होगा ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो सिंपल हमने इसकी भाषा को समझ लिया और यहाँ पे चौथा नंबर डाल भी दिया। एंड डालने के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे कि पहले का जो प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया है, R1 आपका 4 ओम दे रखा है। ठीक है, और इसकी लंबाई L है और इसका जो क्षेत्रफल है A है। वही दूसरे तार की अगर हम बात करें तो दूसरे तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है L बराबर क्या है, लंबाई L/2 है। एंड इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A बराबर कितना दे रखा है, 2a है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो इसका फार्मूला होता है प्रतिरोध बराबर R इक्वल रो इंटू L/A होता है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अब इसमें इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। पहले वाले का प्रतिरोध कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 ओम दे रखा है, तो यहाँ पे 4 बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A। ठीक है, इस तरह से इसको आप समीकरण 1 भी इस तरह से मान सकते हो। अब इसके बाद अगर हम R2 निकालें यहाँ पे तो हो जाएगा रो इंटू L/A। अब दूसरे में हमें लंबाई कितना दे रखा है, L/2 दे रखा है, तो रो इंटू लंबाई को क्या रख देंगे, L/2 अपान क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2a दे रखा है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से R2 बराबर आपका हो जाएगा रो इंटू L/A। इसमें भी अब a जो है यहाँ चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो ये जगह रो इंटू L अपान 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये यहाँ पे आया तो इसका मल्टीप्लाई 2 में हो गया, तो 2 दूना 4a हो गया। अब हम जानते हैं रो इंटू L/A के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रो इंटू L/A के जगह पे हम R1 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख देंगे R2 बराबर रो इंटू L/A की जगह पे R1 अपान 4। रो इंटू L/A है, यहाँ पर भी रो इंटू L/A है, तो यहाँ पे R1 और 4 था तो हमने 4 रख दिया। अब R1 की वैल्यू कितना दे रखा है, हमारा 4 ओम दे रखा है। ठीक है, रो इंटू L/A की जगह 4 भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना है, 4 ओम है, तो हमारा यहां से निकल कर आ जाएगा R2 बराबर ये 4/4 बराबर R2 की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, 1 ओम। ठीक है, ये हमसे पूछ रखा था और क्या पूछ रखा है, यही पूछ रखा था। ठीक है, तो इसमें इसका पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है
कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या दे रखा है, प्रतिरोध 4 ओम और आपका H की वैल्यू जो ऊष्मा है वो कितना है, 400 जूल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चौथे का ख है। ठीक है, आपका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा था और आपका H जो है ऊष्मा की वैल्यू वो 400 जूल दे रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं H बराबर होता है आई का स्क्वायर इंटू आर। ये होता है H की वैल्यू कितना दे रखा है, 400 जूल दे रखा है, 400 जूल बराबर आई का स्क्वायर नहीं दे रखा है इंटू आर कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। ठीक है, तो ये आई का स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा और 4 ये गुणा में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा आई का स्क्वायर बराबर 400/4। ठीक है, अब इसको काट दोगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। तो आई का स्क्वायर बराबर ये इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 दहा में 100, स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 10 गुणित 10, 10 बराबर 100। तो यहाँ पे हम ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो आई बराबर आपका कितना आ गया, 10 एम्पियर। क्या आ गया, ये धारा आ गई आपकी। अब हमसे एक चीज इसमें और पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, इसकी विभवांतर क्या होगी भाई। विभवांतर के लिए हम जानते हैं गाइस कि ओम का नियम क्या जानते हैं, आर बराबर वी बाई आई जानते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पूछेगा, ये विभवांतर को पूछेगा। तो वी बराबर आपकी क्या हो जाएगी, आई इंटू आर। ये आई भाग में इस पर आया तो गुणा में हो गया, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितना निकल गई, 10 गुणित ये प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे तापारा हमारा जो विभवांतर है भी बराबर वो क्या 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक अगर नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाते हैं आपके सिंपल। तो भी बराबर आई इंटू आर, 10 का मल्टीप्लाई 4 में किया 40, तो भी बराबर 40 वोल्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी फोन है ये थोड़ा भर चुकी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में हो जाए। यहाँ पे इसके बाद अथवा है, परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देखो ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसको हम श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2। ठीक है, R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू भी 2 ओम है। तो यहाँ पे रख देंगे 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 ओम। यानी कि R की जो वैल्यू आ गई वो 4 ओम हो गई। जब ये इमेज आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा क्यों समझा दे रहे हैं। ये ऊपर 4 ओम है, ऊपर 4 ओम और ये दोनों को हम जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 4 ओम हो गए। ठीक है, अब ये जब समांतर क्रम में बन गया तो 1/R बराबर हम निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/R1 की वैल्यू कितना है, 4 ओम प्लस 1/R2 की भी वैल्यू कितना है, 4 ओम है। अब हम जानते हैं कि 1/ आपका R बराबर कितना हो जाएगा, जब हर समान हो। ठीक है, तो ऊपर का संख्या केवल जोड़ दो और एक ठो नीचे वाली को लिख दो। 2 × 2, 2 दूना के 4। तो यहाँ से 1/R बराबर आपका हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से अगर R की हम इसको उल्टा करें तो R हो जाएगा और इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको हमने उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाता है। R बराबर कितना आ गया, 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध इसमें कितना आ गया, तो 2 ओम। परिपथ में कुल धारा निकालना है। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, धारा के लिए हम सूत्र जानते हैं, R बराबर होता है V बाई आई ओम के नियम के अनुसार। I बराबर हम निकालेंगे तो I बराबर आपका हो जाएगा I बराबर V बाई आर। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज दे रखा है वो 2 वोल्ट दे रखा है। कितना वोल्ट, 2 वोल्ट इसमें सप्लाई किया जाएगा। और R की वैल्यू कितना निकाला हमने, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, धारा कितना आ जाएगी, सॉरी ये धारा कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। I बराबर आपका 1 एम्पियर इसमें धारा आ गया। फिर तीसरा हमसे क्या पूछ रखा है, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। ए व बी बिंदु के बीच विभवांतर, तो इसका प्रतिरोध तो यहाँ पे 4 ओम दे रखा है। अब इसके बीच हमें धारा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तीसरे के लिए हम धारा निकालेंगे। धारा बराबर हम जानते हैं I बराबर V बाई आर होता है ओम के नियम के अनुसार। वोल्टेज कितना दे रखा है, 2 वोल्ट और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 4 ओम है। ठीक है, ए व बी के बीच कितना प्रतिरोध है, 4 ओम। 4 को पुट कर देंगे, 2 × 2 और 2 दूना के 4, यानी I बराबर आपका कितना आ जाएगा, धारा इसमें आधा एम्पियर, यानी 1/2 एम्पियर। अब इसके बीच हमें क्या पूछ रखा है, विभवांतर। तो हम जानते हैं कि जो विभवांतर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। आई की वैल्यू इसमें कितना है, 1/2 गुणित इसकी प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध 4 ओम है। ए व बी के बीच प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम।
ये 2 से 2 गुना के 2 बार में कट जाएगा तो आपका V बराबर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सिंपल समझ पा रहे होगे। 2 से 2 4 कितने बार में कट गया, 2 गुना के 4, बचा क्या 2, तो आपका यही आ जाएगा आंसर 2 वोल्ट। तो ये हमारी फाइनल हो गया। अब यहां से शुरू होता है उपखंड ख। ठीक है, इसमें दे रखा है 5वां में कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। प्रोपेन 2 अल, इसको हम लिख लेते हैं दोनों को। देखिए पहला दे रखा प्रोपेन 2 अल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर 1 कार्बन रहेगा तो होता है मेथ, 2 कार्बन होगा तो होगा एथ, और 3 कार्बन होगा तो होगा प्रोप। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई, प्रोप का मतलब 3 कार्बन की संख्या, यहाँ पे 3 इस तरह से कार्बन आप लिख दो, सिंपल। ठीक है, इसके बाद इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है, इस तरह से यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी CH3 एक कर दिया और एक हमने डैश लगा दिया, तो इसकी पूरा पूर्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे बोल रखा है अल लगा हुआ है। अल समूह का क्या होता है, OH होता है, और यहाँ पे CH हो जाएगा, इसका भी पूर्ति हो गया, 2 इधर 1 इधर और 3 1 इधर 4 डैश। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया CH3, ये हो गया आपका 2 आल, प्रोपेन 2 आल। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर इसमें दूसरा भी दे रखा है, ये देखो दूसरा नंबर पे 2 हाइड्रॉक्सिक प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रोपेनोइक है तो 3 यहाँ पे सबसे पहले तो 3 क्या होंगे, कार्बन होंगे, तो यहाँ पे 3 कार्बन हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, और यहाँ पे भी लगा देंगे OH। ठीक है, हाइड्रोक्सी है तो OH से हाइड्रोक्सी होता है। अब यहाँ पे इसके बाद CH और यहाँ पे COOH, ओइक अम्ल है, क्या है ओइक, COOH जो होता है ओइक होता है, और यहाँ पे दूसरे पे हाइड्रोक्सी लगाते, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये सिंपल बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये ख में दे रखा है कैलामीन से जेडेन का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये तो आसान आप कर लोगे, सिंपल। यहाँ पे हम 6वां देख लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। देखो बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और अणु सूत्र NaHCO3 होता है। इसको बनाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, इसमें सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 प्लस जली विलयन। ठीक है, जली विलयन के लिए H2O लेंगे, जल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लेंगे। अब इसका हम रिएक्शन करा देंगे, तो जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या, यहाँ पे देखो ये क्या निकलेगा, N निकलेगा Na। ठीक है, NaHCO3। अब ये मेंटेन नहीं है तो हम यहाँ पे 2 लगा दें, 2। यहाँ पे N2 जब भी होता है यहाँ पे 2 तो हमने कहा कि आगे लग जाता है, तो यहाँ पे 2 Na हो गया, फिर H हो गया, H फिर CO3 हो गया। ठीक है, CO2 है, एक इसका ले लिया, CO3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद H कट हो, इसमें 2 ठो है, तो 2 का मल्टीप्लाई H में होगा तो 2H हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे N2 था तो यहाँ पे 2Na लिखा जाता है। इसी तरह होता है CO3 है, यहाँ पे CO3 यहाँ पे लगा, सिंपल है कि Na 2 बार था तो यहाँ पे 2Na लिखा गया, और इसके बाद H कट हो, 2 ठो है, H यहाँ पे 2 ठो है तो यहाँ पे H का साथ 2 के मल्टीप्लाई है तो H 2 हो गया। CO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी O3 है, 3 कार्बन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 5 और 1 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना के 6, इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 2NaHCO3 क्या है, ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बाद एक और विधि हम देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, आपका सूत्र जो होता है सोडियम क्लोराइड का वो क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, NaCl प्लस जल हो गया तो H2O हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो CO2 हो गया, प्लस अमोनिया को गर्म करते तो NH3 को हमने गर्म किया है। ठीक है, NH3 को जब गर्म करेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो NH4Cl यही निकल जाएगा, NH4Cl, NH3 है और एक Cl यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, प्लस यहाँ से आपका ये बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये चीजें सिंपल हमें इसमें क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na एक ठो बचा है और H यहाँ से एक ठो लिया है, ये एक H बचा है, फिर CO3। ठीक है, CO2 है और एक ठो इससे ले लिया, CO3 बन गया। ठीक है, यहाँ से सिंपल बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक समूह को समझाइए। ठीक है, इसको हम क्रियात्मक समूह देखो क्या होता है, ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक
गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, जो यौगिक का निर्धारण करते हैं, जैसे COOH हो गया तो कार्बोलिक एसिड समूह हो गया, OH हो गया तो हाइड्रॉक्सिल समूह हो गया, CHO हो गया तो एल्डिहाइड समूह हो गया, CO हो गया तो कीटोन समूह हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, गुणों का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे देख रखा है, ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सब लग जाता तो ओइक बन जाता, OH लग जाता तो एल्कोहल समूह बन जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है कि कापर की एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कापर का एक अयस्क कापर ग्लांस है जिसका सूत्र Cu2S होता है, और कापर पायराइट एक ठोर होता है CuFeS2 होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, कार्बन की चतुसंयोजकता या साबुनीकरण पे टिप्पणी लिखना। ठीक है, अगर ये 7वां में अगर ये नहीं आता तो यहाँ पे अथवा दे रखा है, अथवा। ठीक है, अथवा इसको आप लिख सकते हो रासायनिक सम्मिलन को संतुलित करना है। ठीक, यहाँ पे संतुलित कर लेना। यहाँ पे उपखंड ग है। 8वां में दे रखा है क नंबर की स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षिप्त में समझाइए। ख है कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। 9वां नंबर की मेंडल की प्रभाविता नियम से आप क्या समझते हैं, द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन 4 नंबर में है। 10वां क्वेश्चन की कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये भी 4 नंबर की है। 11 नंबर क्वेश्चन की ATP क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग है। अथवा अगर ये नहीं जानते तो विक्राणु नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी कार्यविधि